हेलो दोस्तों, मैं जे.आर. माली आज आपका फिर से स्वागत करता हूं ऑलराउंडर BSS यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हमने शुरुआत की थी क्लास 12 की इतिहास, जिसमें हमने पहला अध्याय लिया था भारत का वैभवपूर्ण अतीत, और उसमें से हमने स्टार्ट किया था भारत के इतिहास जानने के स्रोत। उसमें हमने देखा था कि भारतीय इतिहास जानने के प्रमुख दो स्रोत है, साहित्यिक और पुरातात्विक। हम साहित्य को डिटेल से पढ़ रहे थे और साहित्य को भी मेजर रूप से 3 भागों में बांटा गया था, धार्मिक, धर्मोत्तर और वंशावलियां। हमने धार्मिक पढ़ लिया था, जिसके अंदर ब्राह्मण, बौद्ध, जैन तक पढ़ा था। उसके बाद हमने स्टार्ट किया था धर्मोत्तर साहित्य, और धर्मोत्तर साहित्य में भी कुछ पढ़े थे, जैसे ऐतिहासिक ग्रंथ, ऐतिहासिक के बाद काव्य पढ़े थे, और क्षेत्रीय साहित्य, जिसमें क्षेत्रीय भाषा में साहित्य की रचना की गई थी। आज हम उसे आगे चलते हैं, जिसमें था हमारा कौन सा, विदेशी साहित्य। विदेशी साहित्य या विदेशी विवरण के भारतीय इतिहास की जानकारी में विदेशी विवरण क्या क्या मिलते हैं, या विदेशी साहित्य में क्या विवरण मिलते हैं उसमें से। अब विदेशी विवरण का मतलब भारत में विदेशी क्यों आए। देखो, पहले भारत क्या था, शिक्षा का बहुत बड़ा हब था। यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां थी, विश्वविद्यालय थे, नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, यहाँ पढ़ने के लिए आए। दूसरा, यहाँ धर्म का प्रचार ज्यादा होकर रखा था, बौद्ध धर्म का हमने पढ़ा था। बौद्ध धर्म चीन, ताइवान, जापान, तिब्बत, मध्य एशिया, पश्चिम एशिया, तो वहां के लोग भी इसका अध्ययन करने के लिए आए। तीसरा, राजदूतों के रूप में एक देश दूसरे देश के यहाँ अपने राजदूत भेजता था, वे भी यहाँ आए। तो उन्होंने यहाँ के और कुछ थे यात्री, जो यात्रा करने के लिए फेमस थे, हर देश से दूसरे देश ट्रेवलर थे। वे उन्होंने भी अपनी डायरियों में, किताबों में भारत के बारे में जो लिखा, उनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो विदेशी विवरण में सबसे पहले पढ़ते हैं हम यूनानी साहित्य। यूनानी साहित्य। अब यूनानी साहित्य मतलब जो यूनान, वहां के लोग भारत आए थे, उसके बारे में पढ़े यूनानी साहित्य। यूनानी साहित्य में सबसे पहले थे मेगास्थनीज की इंडिका। मेगास्थनीज, इन्होंने पुस्तक लिखी इंडिका। मेगास्थनीज की पुस्तक कौन सी है, इंडिका। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक राजदूत बन के आया था, और उन्होंने भारत में जो देखा उस पुस्तक का नाम दिया इंडिका, और इसमें भारत का विवरण लिया। और भारत में धर्म, दर्शन, समाज आदि के बारे में बताया। अगली पुस्तक है टॉलमी। एक व्यक्ति थे जिसका नाम था टॉलमी। इन्होंने पुस्तक लिखी थी भूगोल, जियोग्राफी। इसमें भी भारत के बारे में कुछ विस्तृत जानकारी दी हुई है। एक व्यक्ति थे प्लिनी द एल्डर। प्लिनी द एल्डर, इनकी पुस्तक है नेचुरल हिस्ट्री। प्लिनी द एल्डर ने अपनी पुस्तक नेचुरल हिस्ट्री में भी भारत के बारे में अच्छा विवरण लिखा। एक व्यक्ति थे एरिस्टोबुलस। एरिस्टोबुलस ने लिखी थी हिस्ट्री ऑफ वार। हिस्ट्री ऑफ वार। एक व्यक्ति थे स्ट्रेबो। उन्होंने भी भूगोल पुस्तक लिखी, स्ट्रेबो भूगोल। तो भूगोल नामक शीर्षक से 2 व्यक्तियों ने किताब लिखी, एक लिखी टॉलमी, दूसरा स्ट्रेबो। और एक पुस्तक है पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी। पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी। एरिथियन सी। पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी। एरिथियन सी का मतलब है लाल सागर, और पेरिप्लस ऑफ द मतलब यात्रा। ये एक अज्ञात यात्री था, इसका नाम नहीं मिलता कि ये पुस्तक लिखी किसने। अज्ञात कोई यात्री था, यूनानी यात्री,
उसने लिखी। और इस पुस्तक में सबसे बड़ी बात क्या मिलती है, बंदरगाहों के बारे में जानकारी मिलती है। बंदरगाह, बंदरगाह तो आप लोग जानते ही हो, जहां पर जहाज रुकते हैं, या हम कह सकते हैं डॉकयार्ड, जहां पे शिप आके रुकती है। तो इसके बारे में तो यूनानी साहित्य में टॉलमी का भूगोल, मेगास्थनीज की इंडिका, प्लिनी द एल्डर की नेचुरल हिस्ट्री, एरिस्टोबुलस की हिस्ट्री ऑफ वॉर, स्ट्रैबो की भूगोल, और पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। और इसमें क्या मिलता है, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में बंदरगाहों के बारे में जानकारी मिलती है। और एरिथ्रियन सी पुस्तक एक अज्ञात नाविक ने लिखी थी या यात्री ने लिखी थी। अब इसके बाद चलता है चीनी यात्री, चीनी साहित्य। तो चीनी साहित्य कुछ चीनी यात्रियों ने लिखा जो भारत भ्रमण के लिए आए, ज्ञान प्राप्ति के लिए आए, उन्होंने लिखा। तो हेडिंग डाली चीनी साहित्य। चीनी साहित्य। अब चीनी साहित्य में 3 बड़े यात्री आए। पहला लिखो फाहियान। फाहियान आया था 399 से 414 ईस्वी। ये फाहियान का टाइम पीरियड है। इस समय भारत आया था, और जिस समय इस समय जब भारत आया था तो भारत का शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त वंश का शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय। दूसरे व्यक्ति आए थे वैनसांग। और वैनसांग आए थे 629 ईस्वी से 644, 629 से 6 ये था ईस्वी, ठीक है। एक ईसा पूर्व नहीं, ये थे ईस्वी। और इस समय शासक कौन थे, हर्षवर्धन। वर्धन वंश के शासक थे हर्षवर्धन। तो ये ध्यान रखना, हर्ष वैनसांग और हर्षवर्धन। और वैनसांग को क्या कहते हैं कि तीर्थ यात्रियों का राजकुमार, यात्रियों का राजकुमार, ठीक है। और इसने कहां पर शिक्षा ग्रहण की थी, तो नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी। विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त, ठीक है। तो वैनसांग इसे कहते तीर्थ यात्रियों का राजकुमार, और नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी। और उसके बाद एक तीसरा चीनी यात्री आया था जिसका नाम था इत्सिंग। और इत्सिंग आया था 672 से 688, ठीक है। इस समय भारत में स्थानीय कोई बड़ा शासक था नहीं, और स्थानीय शासक राज्य कर रहे थे, तो इनके बारे में कोई बड़े शासक का उल्लेख नहीं मिलता। तो चीनी साहित्य में 3 बड़े नाम है, फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया, वैनसांग हर्षवर्धन के समय आया, और इत्सिंग 672 में भारत आया। ये तीनों का क्रम ध्यान रखना, पहले फाहियान, वैनसांग और इत्सिंग। फिर चीनी के बाद कुछ अरब देश से भी कुछ आए, तो लिखो अरबी साहित्य। अरबी साहित्य। अरबी साहित्य में एक व्यक्ति थे अल मसूदी, शॉर्ट में नाम है इसका मसूदी। और इसकी पुस्तक बहुत फेमस है, कई बार पूछी गई एग्जाम में, बोर्ड में भी पूछी गई है, मिडास ऑफ गोल्ड। ऑफ जिस समय ये भारत आए थे उस समय गुर्जर प्रतिहार वंश का शासन था। तो मसूदी की पुस्तक कौन सी, मिडास ऑफ गोल्ड। इसमें लिखा क्या है कि भारत का राज्य स्थल और पानी दोनों पर, मतलब समुद्र दोनों पर, कि भारत का साम्राज्य कितना बड़ा है, कि स्थल पर भी है और जल पर भी है। अगले एक व्यक्ति है अल बैरूनी। इनकी पुस्तक है तारीख ए हिंद। तारीख ए हिंद। इन्होंने अपनी इस पुस्तक में भारत की काफी बड़ी प्रशंसा की है, ठीक है। तारीख ए हिंद, अल बरूनी। और अल बरूनी की विशेषता क्या है कि ये भारत में इन्होंने क्या सीखी थी, संस्कृत भाषा सीखी, और संस्कृत भाषा सीख के और फिर भारतीय ग्रंथों का किसमें, अरबी भाषा में अनुवाद किया, ट्रांसलेट किया। आगे अरबी के बाद सिंधी भाषा,
जो सिंध प्रदेश में बोली जाती थी सिंधी भाषा में। सिंधी भाषा में सबसे अच्छी पुस्तक मिलती है, एक मिलती है चचनामा। चचनामा जब हम आगे पढ़ेंगे, जद्दाही सैन शासक थे चचनामा, और उस समय मुस्लिम आक्रमण होते हैं तो उसकी जानकारी हमें चचनामा से मिलती है। इसके भी कोई राइटर नहीं मिलते, ये भी क्या अननोन मतलब अज्ञात है। और एक व्यक्ति है वे सुलेमान नवी। सुलेमान नवी, और सुलेमान नवी ने पुस्तक लिखी थी सिलसिलात उत तवारिख। सिलसिलात उत तवारिख, इन दोनों पुस्तकों में किसकी जानकारी मिलती है? प्रतिहार वंश की जानकारी मिलती है। प्रतिहार आगे पढ़ेंगे, गुर्जर प्रतिहार जिन्होंने अरब आक्रमण को, सिंध मुस्लिम आक्रमण को रोका था। ठीक है, सिंध में ये शासक कर रहे थे। और एक है तिब्बती साहित्य, थोड़ा सा तिब्बती साहित्य भी लिख देते हैं, क्योंकि भारत से तिब्बत में बौद्ध धर्म का बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार हुआ था। तिब्बती साहित्य या तिब्बती वृत्तांत कह सकते हैं, क्योंकि भारत के बौद्ध भिक्षु कई गए थे और वहां पर बौद्ध धर्म की स्थापना भी की थी। तो तिब्बती में कौन सा बौद्ध धर्म? हमारे यहाँ पर कौन से आए हुए? तिब्बत के दलाई लामा, जो भारत में यहाँ के शरण लेके रखे। तो तिब्बती में एक व्यक्ति हुए है तारानाथ। इसकी पुस्तक याद रखना, बोर्ड एग्जाम सीधी पूछी जा सकती है या अन्य कंपटीशन एग्जाम में पूछी जा सकती है। इनकी पुस्तक है कंग्यूर और तंग्यूर। कंग्यूर और तंग्यूर। इस तरह हमारा धर्मोत्तर साहित्य भी पूरा होता है। हमने साहित्यिक स्रोतों में साहित्यिक स्रोत हम पढ़ रहे थे, और साहित्यिक स्रोतों में हमने पढ़ा था धार्मिक, उसके बाद धर्मोत्तर, और उसके बाद हमें पढ़ना है वंशावलियां। किसी वंश के बारे में जानकारी मिलती है। धर्मोत्तर में हमने पढ़ा ऐतिहासिक, साहित्यिक के बड़े साहित्य लिखे गए। उसके बाद हमने पढ़ा क्षेत्रीय, और हमने एक पढ़ा विदेशी विवरण। इस तरह से आप खुद भी बना के लिख सकते हो ऐसे इंडेक्स, ताकि आपको अच्छे से याद रहेगा। अब हम पढ़ेंगे वंशावलियां। तो हेडिंग लगाइए वंशावलियां। इस वंशावलियों के बाद हमारे साहित्यिक स्रोत पूरे हो जाएंगे। हम स्टार्ट करेंगे पूरा लेखीय स्रोत। ठीक है, तो साहित्यिक स्रोत, तो हम 30 से 100 पॉइंट में चलते हैं। वंशावलियां, वंशावलियां, ये वंशावलियां क्या होती है कि व्यक्ति के, या वंशावलियों में व्यक्ति के इतिहास को शुद्ध रूप से सहेज कर रखती है। वंशावलियां क्या करती है? व्यक्ति के इतिहास को शुद्ध रूप से सहेज कर रखती है। जैसे उस समय जो इतिहास लिखा गया था वो कई वर्षों तक वहीं पर है, हूबहू है, जैसे कि एज इट इज पढ़ा जाता है, हम जाके अभी भी प्राप्त कर सकते हैं। ये हर व्यक्ति या हर जाति वर्ग का अलग अलग होता है, और उसके लिखने वाले राइटर भी अलग अलग होते हैं। और ये क्या करते हैं? घर पर जाके लिखी जाती है। कई बार घर पर जाकर घर पर जाके लिखी होती है, और कैसी होती है? हस्तलिखित होती है, कि हाथों से लिखी हुई होती है। तो उस समय कंप्यूटर प्रिंटर थे नहीं, तो हाथों से ही लिखा जाता था। जैसे किसी भी समाज के कुछ जाट होते थे, राव जी होते थे, मतलब जाट नहीं, भाट होते थे, राव जी होते थे, वे जाकर उनके घरों पर लिखते थे। वे उनको बदले में लोग उनको भी कुछ अपने हिसाब से
दक्षिणा दे देते थे। ठीक है, तो उनका काम यही था, वर्षों से वो वही काम करते थे और उसको संजो कर रखते थे। ठीक है, तो ये हस्तलिखित होती थी, हाथों से अंकित किया जाता था। और इसका लेखन कार्य कौन करते हैं? कार्य कई बार पूछा गया है कि वंशावली लिखने का कार्य कौन करते थे? होते थे बड़वा, जागा, राव जी, भाट, पंडे। हरिद्वार जाते हैं, वहां मिलते हैं पंडे, तो पंडे, बारोट आदि। देखो वंशावली क्या होती है? ये व्यक्ति के इतिहास को शुद्ध रूप से सहेज कर रखती है। हर व्यक्ति और हर जाति वर्ग का अलग इतिहास मिलता है इसमें, और लोग घर घर जाके लिखते थे, और कौन से? हस्तलिखित होती थी। और कार्य कौन करते हैं? बड़वा होते हैं, जग्गा होते हैं, राव जी होते हैं, भाट होते हैं, पंडे होते हैं, बारोट होते हैं। ये व्यक्ति का इतिहास लिखते हैं। अब आपको क्वेश्चन पूछेगा वंशावलियां क्यों महत्वपूर्ण है, या वंशावलियों का क्या महत्व है, स्पष्ट कीजिए। तो वंशावलियों का महत्व, हमारे लिए इसका महत्व क्या है? तो महत्व, वंशावलियां है वो न्यायिक साक्ष्य के रूप में मान्य है, न्यायिक साक्ष्य के रूप में मान्य है। वंशावलियां न्यायिक साक्ष्य के रूप में मान्य है। अगर आपको अपनी मूल स्थान बताना है या वंश के बारे में बताना है, तो आप इनसे संपर्क कीजिए जो वंशावली लिखते हैं। आपकी वंशावली जिसने लिखी है उनसे वंशावली लेके कोर्ट में पेश कर सकते हैं, तो वो आपके साक्षी के रूप में मान्य है। ठीक है, और कौन सा? भारत में एक साक्षी अधिनियम बना है, तो कौन सा? भारतीय साक्षी अधिनियम, साक्षी अधिनियम। (1872) के अनुसार, जो 1872 में भारतीय साक्षी अधिनियम, मतलब इसके अंदर बताया गया है कि न्यायालय में हम किस प्रकार के साक्षी पेश कर सकते हैं अपने को सिद्ध करने के लिए या किसी दूसरे पर दोष बताने के लिए। उसमें से भारतीय साक्षी अधिनियम में वंशावलियां या पोथियों जो हमारी बहिया होती है उनको महत्व दिया गया है। और न्यायालय में एक केस भी चला था जिसे हम कह सकते हैं वाद, न्यायालय के वाद। इस वाद का नाम क्या था? इस वाद का नाम है जगदीश प्रसाद बनाम श्रवण कुमार। इन दोनों व्यक्तियों के मध्य कोई विवाद था और इनके लिए इन्होंने जाके क्या पेश किया था? वंशावलियां, या जो बहिया होती है जिसमें वंशावलियां लिखी जाती है, वंशावलियां बहियों में लिखी जाती है, ये बहिया न्यायालय में पेश किया। 1872 के अधिनियम के द्वारा इसको भी न्याय साक्षी के रूप में मान लिया गया। तो पहला पॉइंट क्या है महत्व में? न्यायिक साक्षी के रूप में मान्य। दूसरा महत्व क्या है? जो वंशावली लेखक होते हैं, वंशावली लेखकों को लोक इतिहासकार भी कह सकते हैं। वंशावली लेखकों को हम लोक इतिहासकार भी कह सकते हैं, क्योंकि लोगों का इतिहास लिखते थे, लोग स्थानीय क्षेत्रों का भी इतिहास लिखते थे, इसलिए इसे लोक इतिहासकार भी कह सकते हैं। पहला महत्व क्या है? न्यायिक साक्षी के रूप में मान्य है। दूसरा, वंशावली लेखकों को लोक इतिहासकार भी कहा जा सकता है। तीसरा, प्रत्येक जाति और व्यक्ति का वंशानुक्रम मिलता है, ये आपको पूरा बता देंगे, आपके दादा कौन से परदाता कौन से थे, कितने भाई थे, किसका
क्या व्यवसाय था, सारा का सारा ये बता सकते हैं। तो इससे व्यवसाय के मतलब आर्थिक कार्यों, लोगों के आर्थिक कार्यों और व्यवसायों की जानकारी मिलती है, और व्यवसायों की भी जानकारी मिलती है। की भी जानकारी मिलती है। ठीक है, ये 4 पॉइंट। व्यक्ति को अपनी परंपरा, कुल, संस्कृति, मूल निवास, गोत्र आदि की भी जानकारी प्राप्त होती। तो प्रत्येक जाति और व्यक्ति को अपना वंशानुक्रम मिलता है, आर्थिक कार्यों और व्यवसायों की जानकारी मिलती है, अपनी परंपरा, कुल, संस्कृति, मूल निवास, गोत्र आदि का भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कि किसी व्यक्ति को डाउट हो, मेरा गोत्र क्या था, मेरे दादाजी क्या थे, हम किस धर्म से संबंधित थे, हमारा वंश क्या था, तो उसके अंदर पूरी की पूरी जानकारी मिल जाती है। और इसका सबसे बड़ा पॉइंट क्या है, छठा पॉइंट हम कह सकते हैं, धर्मांतरित हिंदुओं को, धर्मांतरित हिंदुओं को अपनी जड़ों का परिचय देकर आपसी विद्वेष को कम किया जा सकता है। विद्वेष को कम किया जा सकता है, ये लाइन ये कहना चाह रही है, धर्मांतरित हिंदुओं के, जो हिंदू थे उन्होंने अपने धर्म को छोड़कर दूसरा धर्म अपना लिया और वे हिंदू धर्म के प्रति विद्वेष की भावना रखते हैं या घृणा की भावना रखते हैं, उनको अपनी जड़ों से उनको बताया जाए कि आपके पूर्वज किस जड़ से थे, आपके पूर्वज किस वंश से थे, किस धर्म से संबंधित, उनका परिचय देकर आपसी विद्वेष, दो धर्मों के मध्य के जो विद्वेष या द्वंद्व है उनको कम किया जा सकता है। तो ये वंशावलियों का क्या है, हमारे महत्व। एक बार वंशावलियों का महत्व वापिस हम देख सकते हैं। महत्व क्या था, पहला न्यायिक साक्ष्य के रूप में मान्य, और न्यायिक साक्ष्य किसके अनुसार, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अनुसार, और वाद कौन सा था, जगदीश प्रसाद बनाम श्रवण कुमार। दूसरा, वंशावली लेखकों को लोक इतिहासकार भी कहा जाता है। उसके बाद देखते हैं हम अगला क्या था, तीसरा पॉइंट था, प्रत्येक जाति और व्यक्ति का वंशानुक्रम मिलता है। इसके अंदर आर्थिक कार्यों और व्यवसायों की भी जानकारी मिलती है, और अपनी परंपरा, कुल, संस्कृति, मूल निवास, गोत्र आदि की जानकारी मिलती है, और धर्मांतरित हिंदुओं को उसकी जड़ों से परिचित करवा के धर्मों के मध्य आपसी विद्वेष को कम किया जा सकता है। तो ये था हमारा धार्मिक साहित्य या साहित्यिक स्रोत, धार्मिक साहित्य नहीं कह के हम धार्मिक स्रोत, तो धार्मिक नहीं साहित्यिक स्रोत को पूरा कंप्लीट करते हैं। और हमारा दूसरा जो बचता है साहित्यिक स्रोत जो लिखे हुए मिलते हैं, और दूसरा हमारा मिलता है पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत। ये साहित्यिक हमने कंप्लीट कर दिया है। इसमें ए था ब्राह्मण, ये किस में थे, ये थे धार्मिक में, और उसके बाद था धर्मोत्तर, और तीसरा था वंशावलिया। इसका नाम हमने दिया अ, इसको दिया था ब, इसको दिया था श। ये हमारे पूरे कंप्लीट हो गए। इसको हमने विस्तार से पढ़ा है। एक बार आप वापस इसको रिवाइज कर लीजिएगा ताकि आपकी सहूलियत ज्यादा रहेगी, आपको बार बार पढ़ने की नौबत नहीं आएगी।
ठीक है, एग्जाम के समय। और दूसरा, अब हम स्टार्ट करेंगे नए वीडियो से पुरातात्विक स्रोत। इसके अंदर जो मिलते हैं हमें इतिहास से पूरा अवशेष मिलते हैं, कुछ भवन मिलते हैं, सिक्के मिलते हैं, मुद्राएं मिलते हैं, जो हमें पिलर्स मिलते हैं, अभिलेख मिलते हैं, फिर हमें गुफाओं में लेख मिलते हैं। तो सारे के सारे किसके अंदर आएंगे? पुरातात्विक स्रोत। इस प्रकार से हमें भारतीय इतिहास जानने का स्रोत पूरे हो जाएंगे। और इसके बाद हमारा बचेगा कुछ भारतीय संस्कृति का विदेशों में प्रचार और हमारे सिंधु घाटी सभ्यता, महाजनपद, इनके अलावा। तो इस प्रकार से हम कुछ ही दिनों में धीरे धीरे चलते हुए साहित्यिक स्रोत पहले अध्याय को पूरा करेंगे, फिर दूसरे अध्याय में जाएंगे। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, अगर नए हो तो चैनल पर सब्सक्राइब कर जरूर कीजिएगा, ठीक है। और अपने दूसरे दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिएगा। धन्यवाद। घिरे हुए अंधियारे को अब हम दूर भगाएंगे, घिरे हुए अंधियारे को अब हम दूर भगाएंगे। ज्ञान की ज्योति जलाएंगे, हम ज्ञान की ज्योति जलाएंगे।